नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर करते ही ईस्ट पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश बोला जाता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि इनकी ही लीडरशिप में बांग्लादेश के लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग वार को लड़ा था। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में लाखों बांग्लादेशियों ने अपनी जान गंवाई थी। कुछ आंकड़े बताते हैं कि करीब 3 लाख से 5 लाख लोगों ने इस वार में अपनी जान गंवाई थी। शेख मुजीबुर रहमान की ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ करें, जिन्होंने तन मन और धन से बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अपनी इसी दायित्व को निभाने के लिए मुजीबुर रहमान फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए बांग्लादेश सिविल सर्विसेज और अन्य गवर्नमेंट जॉब्स में एक स्पेशल कोटा अलॉट कर देते हैं। ये कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही नहीं था, बल्कि कुछ और लोगों को भी इस कोटा सिस्टम के अंदर लाया गया था। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इसमें 30% रिजर्वेशन कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, 10% कोटा वुमेन्स के लिए था। इसको देश में औरतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से लाया गया था, जो कि एक अच्छा कदम था। 10% का कोटा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए था। इसका उद्देश्य रीजनल बैलेंस को बनाए रखना था। और 5% का कोटा बांग्लादेश की एथनिक माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व किया गया था, जो कि अगेन एक अच्छा स्टेप था। कुल मिलाकर 56% सीट्स इन सब लोगों के लिए रिजर्व थी और बाकी बची 44% सीट्स बाकी बचे कैंडिडेट्स के लिए ओपन थी, जिनका सिलेक्शन मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू किया जाता था। इनिशियली ये कोटा केवल फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही था, लेकिन 1980 आते आते बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स एज आउट हो चुके थे, तो गवर्नमेंट ने इसमें फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ को भी इंक्लूड कर दिया था। मतलब अब फ्रीडम फाइटर्स की आने वाली पीढ़ियाँ भी इसका लाभ उठा सकती थी। इसके बाद 1997 में गवर्नमेंट ने डिसेबल लोगों के लिए भी गवर्नमेंट जॉब्स में 1% कोटा रिजर्व कर दिया था। इसके साथ ही अब फ्रीडम फाइटर्स के डिसिडेंट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन देने में प्राथमिकता मिलने लगी थी। मतलब अगर आप मोटा कैलकुलेट करेंगे, 56 से 57% गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्ट कोटा वाले कैंडिडेट्स के लिए थी और बाकी 44 से 43% सीट्स बाकी बचे सारी कैंडिडेट्स के लिए थी, जिनकी पॉपुलेशन करीब 90% थी। अनरिजर्व्ड क्लास के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक तो वैसे ही गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड थी, ऊपर से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। फ्रीडम फाइटर्स और उनकी फैमिलीज़ की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का केवल 5 से 7% ही थी, जिनके लिए 30% का कोटा अलॉट कर दिया गया था और बाकी बचे 93 से 95% लोगों के लिए केवल 70% सीट्स ही थी, जिसमें से भी वुमेन्स, एथनिक माइनॉरिटीज, डिसेबल्स के लिए कोटा अलग से था। वास्तव में ये तो एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के साथ घोर अन्याय था, जिन्होंने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया था। ईयर 2000 में स्टूडेंट्स ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपसों में कोटा सिस्टम के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स के डिसिडेंट के लिए कोटा बहुत ज़्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए और कुछ तो इसको कम्प्लीटली एबॉलिश करने की भी मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए तो रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रोटेस्ट बढ़ता है। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं, जो कि स्वाभाविक था। पूरे देश में जगह जगह पर रैलियां निकाली जाती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और लास्ट में गवर्नमेंट इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ निगोशिएशन करने का रास्ता चुनती है। कई बार की बातचीत के बाद ये प्रोटेस्ट खत्म होता है, जिसमें गवर्नमेंट केवल आश्वासन देती है कि वो इसके लिए कुछ करेगी। भले ही इस प्रोटेस्ट से कुछ खास निकल कर नहीं आया था, लेकिन स्टूडेंट्स ने फ्यूचर के लिए एक स्टेज सेट कर दिया था। ये गवर्नमेंट के लिए एक वार्निंग शॉट की तरह था। कुछ साल गुजरते हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि ये मुद्दा अब शांत हो गया था, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच साइलेंटली फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था और इवेंचुअली 2010 में एक बार फिर से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के कैंपसेस में स्टूडेंट इकट्ठा होकर विरोध करने लग जाते हैं और फिर से प्रोटेस्ट को अपोजिशन लीडर्स का सहयोग मिलता है। रैलियां निकाली जाती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं
और फिर से एक बार गवर्नमेंट बातचीत के द्वारा विरोध को शांत कर देती है और कुछ ठोस कदम उठाने का भी प्रॉमिस करती है। दो बार मास प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट इस इशू को हाथ नहीं लगाना चाह रही थी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स का इशू बांग्लादेश में एक बहुत ही सेंसिटिव इशू था और इसमें चेंजेस करने से हो सकता था कि सरकार को अगले चुनाव में सीट्स गंवानी पड़ जाती और बहुत हद तक ये भी पॉसिबल था कि सरकार सत्ता से ही बाहर हो जाती। इसीलिए सरकार भी इन चीज़ों को ज्यों का त्यों चलने दे रही थी। 2018 में बांग्लादेश सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है, जिसमें बहुत सारे हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स कोटा सिस्टम की वजह से जॉब सिक्योर नहीं कर पाते हैं और एक बार फिर से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। इस बार स्टूडेंट्स को अपोजिशन लीडर्स के साथ साथ सोशल मीडिया का भी साथ मिल जाता है। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत तो ढाका यूनिवर्सिटी से होती है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस खबर को आग की तरह पूरे देश में फैला दिया था और पूरे देश से स्टूडेंट्स इस मूवमेंट से जुड़ने लगे थे और इसे अब तक का सबसे बड़ा स्टूडेंट्स लेड मूवमेंट बना दिया था। कई सारे हैशटैग चलाए जाते हैं, जैसे रिफॉर्म कोटा सिस्टम, और प्रोटेस्ट की वीडियोस और इमेजेस को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। शुरुआत में तो गवर्नमेंट कंप्लीट रेजिस्टेंस दिखाती है और किसी भी प्रकार के रिफॉर्म को सिरे से नकार देती है, लेकिन स्टूडेंट्स भी इस बार आर या पार की सोच कर आए थे। आंदोलन काफ़ी उग्र रूप ले लेता है। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच हिंसक झड़प होने लगती है। स्टूडेंट्स लीडर्स का मास अरेस्ट भी किया जाता है। पुलिस इस आंदोलन को रोकने के लिए रबर बुलेट्स, आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन स्टूडेंट्स भी शायद कुछ और ही सोच कर आए थे। धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट से और भी लोग जुड़ते जा रहे थे और ये और उग्र होता जा रहा था। सब कोशिशें करने के बाद थक हार कर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना 11 अप्रैल 2018 को फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास जॉब्स में कोटा सिस्टम को पूरी तरह से एबॉलिश कर देती हैं। ये काफ़ी हद तक एक बड़ा कंसेशन था प्रोटेस्टर्स के लिए। इस फैसले में शेख हसीना की फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। वो सोच रही थी कि अगर फ्रीडम फाइटर्स के डिसिडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो और भी किसी को नहीं मिलेगा। शेख हसीना के लिए फ्रीडम फाइटर्स कोटा का मैटर पॉलिटिकल होने के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मैटर था, क्योंकि इसको इनके पिता मुजीबुर रहमान के द्वारा लागू किया गया था और इस बात को शेख हसीना चुनावी रैलियों में बड़े जोर शोर से बखान किया करती थी। हालांकि सरकार ने फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा को एबॉलिश करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि केवल ऐलान करने से कुछ नहीं होगा, इसे जब तक ऑफिशियली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। वो एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। फाइनली अक्टूबर 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास गवर्नमेंट जॉब्स में फ्रीडम फाइटर्स के डिसिडेंट्स का कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्लास जॉब्स में कोटा ज्यों का त्यों बना रहता है और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 2021 में 7 लोगों के द्वारा, जो कि फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रंस थे, बांग्लादेश की हाई कोर्ट में 2018 के कोटा एबोलिशन के अगेंस्ट में एक पिटीशन डाली जाती है और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है। फैसले में हाई कोर्ट सरकार के 2018 के फैसले को इलीगल मानती है और 30% रिजर्वेशन को फिर से रेगुलराइज करने का फैसला सुनाती है। फैसला आते ही लाखों की संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर आते हैं। देखते ही देखते प्रोटेस्ट उग्र हो जाता है। शेख हसीना की पार्टी की स्टूडेंट विंग के स्टूडेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच हिंसक झड़प होने लगती है। बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट पुलिस को डिप्लॉय कर देती है। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में भी हिंसक झड़प चालू हो जाती है, जिसमें कई सारे प्रोटेस्टर्स की जान चली जाती है। इसके बाद तो प्रदर्शनकारियों ने रौद्र रूप रख लिया था और अपने साथियों की मौत के बदले में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रेजिग्नेशन की मांग करने लगे थे और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों के डिसमिसल की भी मांग कर रहे थे और गिरफ्तार हुए स्टूडेंट्स की रिहाई की भी मांग हो रही थी। सिचुएशन और ख़राब हो जाती जब 14 जुलाई को शेख हसीना प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को रजाकार कह देती हैं, जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था। रजाकार का मतलब होता है गद्दार। हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लोग सड़कें और रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर रहे थे। आवामी लीग की पार्टी, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, के दफ्तर जला दिए जा रहे थे। ये सब देखकर हसीना 19 जुलाई को आर्मी डिप्लॉय कर देती हैं और नेशन वाइड कर्फ्यू लगाने के साथ ही शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे देती हैं।
इनिशियली ये ऑर्डर 19 जुलाई के लिए था, लेकिन इसे 21 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया जाता है। इन दिनों नेशनल हॉलीडे कर दिया जाता है, केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहती हैं। नेशन वाइड कर्फ्यू के बावजूद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आते हैं और सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प में कई लोगों की मौत हो जाती है। हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर देती है, जिसकी सुनवाई करते हुए 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर देती है और फ्रीडम फाइटर्स के 30% के कोटा को 5% पर ला देती है और 2% कोटा वुमेन्स, एथनिक माइनॉरिटीज और डिसेबल्स लोगों के लिए रख देती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट केवल 7% सीट सी कोटा के अंदर रखती है, बाकी 93% सीट मेरिट बेसिस पर कर देती है। शेख हसीना लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं, बातचीत के द्वारा हल निकालने की अपील करती हैं, लेकिन प्रोटेस्टर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और 5 अगस्त को प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ मार्च कर जाते हैं और शेख हसीना अपना रिजिग्नेशन दे देती हैं और जान बचाने के लिए इंडिया भाग आती हैं।